नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डिस्कस किए जाएं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चंस नए सीबीएसई पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं उसे मैं इंक्लूड किया हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने 3 फॉर्मेट में बनाया। एक ही क्वेश्चंस को किस तरह से अलग-अलग फ्रेम किया जा सकता है। जैसे कि स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक दैट रिलीज सिक्रीशन फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पूछ रहे हैं। एंड राइट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सिक्रीशन दैट आर रिलीज्ड बाय दिस। तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो गया। ये पहला जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन है। थर्ड जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, सिक्रेशन। तो ये अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आंसर सब तीनों का ही सेम, किंतु फ्रेमिंग जो है क्वेश्चंस का उसका अलग अलग है। तो अब जो है इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस ज्यादा आने लगे हैं। ये पहले होता था 10-20 साल पहले, फिर ये 5-10 साल पहले होता था, लेकिन अब जो नए पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब बेसिकली हम फिल अप करना है ABCD EF क्या क्या है। तो ए क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हमारे स्टमक वॉल्स में होते हैं। तीन जो मेजर कंपोनेंट्स जो क्या क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या सिक्रीट करता है। पहला है HCl, दूसरा है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज पेप्सिन, और तीसरा है म्यूकस। ठीक है, तो ये तीन सिक्रेशंस होते हैं। और तीनों के फंक्शंस क्या क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स मीडियम एसिडिक फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन ताकि काम कर सके उसी लिए उसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, तो एसिडिक एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, HCl। तो पीएच जो हो जाता है नियर अबाउट 1.8 के आसपास पीएच होता है। फिर जो पेप्सिन का क्या क्या है, तो पेप्सिन एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम व्हिच ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन्स को ब्रेक किया जाता है इनटू पेप्टोन्स एंड फर्दर वो पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स में फर्दर ब्रेकअप हो जाते हैं। फिर जो तीसरा पार्ट था म्यूकस का क्या काम है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कोरोडिंग एक्शन ऑफ द HCl। क्योंकि HCl बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है पेट में, तो वो जो स्टमक की इनर लाइनिंग्स उसको डैमेज ना करे, तो उसके लिए म्यूकस काम करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट करके रखता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक्स को। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो रोल पूछा जा सकता है ट्रिप्सिन का, लाइपेज का, बाइल जूसेस का, पेप्सिनोजन, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स का आपके बुक में दिया होगा, लेकिन मैं कुछ कुछ चुनिंदा ही डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग और भी डिटेल में मैं हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा बुक से और प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो एंजाइम ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है, तो दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियस। तो ये इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियस से रिलीज होता है इन एन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड ट्रिप्सिनोजन। जो रिलीज होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। फिर ट्रिप्सिन जो है उसका एक्टिव फॉर्म। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स रिमेनिंग प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड द पेप्टोन्स इनटू पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो वो फर्दर ब्रेकअप करने में हेल्प करता है प्रोटीन के इनटू पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड में हेल्प करता है। एंजाइम लाइपेज का फंक्शन क्या है, the enzyme lipase is secreted by the pancreas and small intestine. Lipase converts the fat into fatty acid and glycerols. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने को एमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में थोड़े से और नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। तो लाइपेज के ये फंक्शन है। तीसरा जो है, लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं पूछा है विली के बारे में, यहाँ पर दे दिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो बहुत जगह में क्या होता था, डायरेक्टली पूछ लिया जाता था कि विली का फंक्शन क्या है। अब थोड़ा
क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है कि लिस्ट टू फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन है, तो विली है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट फंक्शन इज द विली ग्रेटली इंक्रीज द एब्जॉर्बिव सरफेस एरिया ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सरफेस एरिया को एब्जॉर्ब कर बढ़ा देता है ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो। फिर लार्जर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन में, असिमिलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो विली का ये फंक्शन होता है। तो विली बेसिकली स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम्स द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमोबा। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, बट डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्टेटमेंट नहीं भी लिखते हैं तो उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन डायग्राम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका। मैं डिटेल में एनालिसिस तो जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें समझा ही दिया था। तो अमोइबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होलोजोइक है। ठीक है, होलोजोइक है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेम अमोइबा में भी होता है। सिंपल टर्म्स में बताया जाए तो खाना को पहले हम लोग इंजेस्ट करते हैं, फिर खाना जो है वो विद इन आवर बॉडी डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन, फिर एक्सक्रीशन प्रोसेस होगा। तो ये स्टेप्स हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है अमोइबा में भी वैसे ही होता है, लेकिन अमोइबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स मल्टीसेल्युलर है। फिर द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द अमोइबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस मतलब होता है, इसको कहा जाता है सेल ईटिंग। ठीक है, इसका एक ऑपोजिट फिनोमिनन होता है जिसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस उसको हम लोग कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, उसमें फ्लूइड का इंटेक होता है। ठीक है, सेल ड्रिंकिंग। तो पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस इस चैप्टर में भले नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने में क्या हर्ज है। तो ये अमोइबा का था। सबसे मेन है इसमें विद डायग्राम एक्सप्लेन करना। तो बेसिकली इसमें स्यूडोपोडिया होता है, फॉल्स फिट, जो अमोइबा का जो फूड को एनगल्फ करने में और अंदर लेने में हेल्प करता है। तो पहला स्टेप होता है इंजेशन, फिर दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, एंजाइम एंटरिंग फूड वैक्यूल। तो एंजाइम्स जो है वो फूड वैक्यूल में एंटर हो जाता है। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट। तो डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है जहां जहां नीड होता है। फिर चौथा स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब अमोएबा अपने साइज को ग्रो करता है, रिप्रोडक्शन करता है। फिर एसिमिलेशन के बाद में वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर वो फेंक देता है, वो थ्रो आउट कर देता है, जिसे हम लोग ह्यूमन बींग्स में इजेशन कहते हैं। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस होता है, इजेशन। तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमोएबा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। Stomata remain closed in desert plant during daytime. How do they do photosynthesis? तो स्टोमाटा जो है वो क्लोज रहता है डे टाइम में, डेजर्ट प्लांट्स के लिए है बेसिकली। तो डेजर्ट ऐसा क्यों होता है, तो फोटोसिंथेसिस, हाउ डू दे फोटोसिंथेसिस, बेसिकली क्या होता है इन डेजर्ट प्लांट्स स्टोमाटा ओपन एट नाइट, क्योंकि दोपहर को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है। तो अगर स्टोमाटा अगर उस समय ओपन कर लेता है तो डेजर्ट प्लांट से क्या होगा, जो भी थोड़ा बहुत पानी रहता है वो सारा ही इवापोरेट हो जाएगा, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा तो सारा हवा इन द फॉर्म ऑफ वेपर वो बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, प्लांट में कोई पानी ही नहीं बचेगा, और पानी नहीं बचेगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, अल्टीमेटली डेड हो जाएगा। इसीलिए जो है स्टोमाटा दिन को नहीं खुलता है, रात को खुलता है जब टेम्परेचर थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाता है। Stomata open at night and take in carbon dioxide. तो stomata remain closed during the daytime to prevent the loss of water, ये मैंने बता दिया। They store the carbon dioxide, जो रात को वो स्टोमाटा ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेता है इन देयर सेल्स until the sun comes out, so they can carry on the photosynthesis during the daytime। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस तो इसका डे टाइम पे ही हो रहा है, लेकिन जो स्टोमाटा ओपनिंग है, क्लोजिंग है, वो रात को होता है। फोटोसिंथेसिस अगर सनलाइट ही नहीं रहेगा, क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो कैसे होगा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस तो दिन को ही होता है।
तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस रात को होता है, ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस दिन में ही होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग पढ़े हैं कि सनलाइट, क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट चाहिए ही चाहिए, रॉ मटेरियल है। तो इस क्वेश्चन का इस तरह से जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस क्लब करके एक साथ दे दिए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होने लगे हैं। व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी? व्हाट कॉजेस मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कनाल? तो ये एक एक मार्क्स के एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाता है, रीजंस पूछे जाते हैं। व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स लॉन्गर देन in carnivores? What will happen if the mucus is not secreted by the gastric glands? ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी? क्योंकि ह्यूमन बॉडी कंटिन्यूअसली रिक्वायर एनर्जी फॉर द लाइफ एक्टिविटीज, जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। हम लोग डे चाहे सो भी रहे हैं, कुछ रेस्ट भी कर रहे हैं, तो भी उसमें एनर्जी यूज अप होता है। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इवन इन स्लीपिंग बिकॉज नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस कीप ऑन ऑकरिंग। ठीक है, तो अगर हम सो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हमारा हार्ट काम करना बंद कर दिया या ब्रेन काम करना बंद कर दिया। एक्टिविटी तो उस समय भी होती है, बस हाँ कि कंपैरेबली थोड़ा कम एक्टिविटी होता है इन कंपैरिजन। अगर हम लोग कोई रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें हमारा बॉडी ज्यादा एनर्जी डिमांड करता है, लेकिन अगर रेस्ट भी कर रहे हैं तो भी उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए ऑल प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूट्रिशन। खाना खाने से ही, न्यूट्रिशन से ही हमारा एनर्जी मिलेगा। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द ह्यूमन बॉडीज के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, अगर उसमें कुछ मेंटेनेंस, रिपेयर करने के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब यह है। फिर व्हाट कॉजेस मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कनाल? तो एलिमेंट्री कनाल में क्या होता है? पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट मैंने डिस्कस किया है। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट कंटेन्स मसल्स व्हिच कैन कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, तो कंट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है। द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप या एसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट या पेरिस्टिलेसिस भी कहा जाता है। तो दिस पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट्स मूव्स द partially digested food in all digestive organs throughout the alimentary canal. तो इस पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट जो रेगुलर रिथमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है, इसी से खाना आगे बढ़ता है। फिर हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा क्यों होता है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स? तो बेसिकली हर्बीवोर्स ईट प्लांट, प्लांट खाते हैं, ठीक है, विच इज रिच इन सेल्यूलोज। तो ये बहुत ज्यादा रिच होता है प्लांट, ये जो ग्रीन प्लांट्स होता है। तो सेल्यूलोज टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर कंप्लीट डाइजेशन बाय सेवरल एंजाइम्स प्रेजेंट इन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा डाइजेशन प्रोसेस जो है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। देयरफॉर दे हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। और कंपेयर किया जाए कार्निवोर्स में, तो कार्निवोर्स क्या होता है? मेनली वो लोग फ्लेश खाते हैं, तो which is easier to get digest and do not contain cellulose, क्योंकि सेलुलोज नहीं होता है तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसमें कार्निवोर्स में इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, हर्बीवोर्स में ज्यादा होता है। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अगर अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? जो HCl, जो हमारा HCl रिलीज हो रहा है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स HCl, म्यूकस, रेनिन एंड पेप्सिन एंजाइम्स। तो अगर म्यूकस protect the inner lining of the stomach from the action of HCl and enzymes, और भी enzymes हैं। In the absence of mucus, there would be erosion of the inner lining of the stomach, leading to acidity and ulcers। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? बहुत एक्सेसिव लेवल ऑफ एसिड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो एसिडिटी प्रॉब्लम होता है। और एसिडिटी अगर बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम है तो क्या होता है? धीरे धीरे अल्सर्स होने लगते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमेटा में, जो कि बहुत ज्यादा लीथल हो जाता है। फिर उसका ऑपरेशन और दवाइयाँ बहुत लंबी चलती है। इसीलिए म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो एसिडिक मीडियम से स्टोमक को बचा के रखे, एक लाइनिंग बना के रखे कि स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है वो खराब ना हो जाए, वो इरोड ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टेट द फॉर्म इन विच फॉलोइंग आर स्टोर्ड। ठीक है, अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट and the energy derived from food in the humans। ठीक है, तो अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट क्या है? तो प्लांट में अनयूज्ड जो कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सुगर नोन एज स्टार्च। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टार्च क्या है? पॉलीमर ऑफ
पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, polymer of glucose. So they are later broken down into simple sugars, glucose when energy is needed. ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड इन ह्यूमंस में क्या होता है। तो बेसिकली द एसिमिलेटेड फूड मॉलिक्यूल्स होल्ड एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स में होता है। बेसिकली केमिकल बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तभी एनर्जी रिलीज होता है, जिसे बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। Their bond energy is released by oxidation of the cell. So this energy is trapped by forming bonds between ADP, जिसको एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट कहते हैं, and inorganic phosphate to synthesize ATP, जो है हमारा मेन एनर्जी करेंसी है। तो ADP प्लस PI जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उससे रिलीज अप होता है हमारा ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। These bonds are later broken by the enzymatic hydrolysis and energy released is utilized for the cellular process. तो humans में इस तरह से होता है ATP का फॉर्मेशन, और प्लांट्स में जो है वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है, अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन पूछे जाते हैं कि डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन स्टेट रीजंस, रीजनिंग के लिए पूछा जाता है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है बहुत ज्यादा है, हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है और बहुत हमें फास्ट चाहिए होता है एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अगर डिफ्यूजन जो है बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत टाइम लेता है, इसीलिए डिफ्यूजन जो है इनसफिशिएंट होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमोइबा है, पैरामीशियम है, इन सब में डिफ्यूजन बहुत सही काम करता है, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, मेटाबॉलिक रेट उतनी फास्ट होती नहीं है। Due to higher metabolic rate and volume of the human body is so large that oxygen cannot diffuse into all cells of the body quickly as oxygen will have to travel large distance to reach each and every cell। क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी बड़ी होती है ना, तो डिस्टेंस काफी हो जाएगी, तो ईच सेल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा सही से, सही टाइम पे नहीं मिलेगा तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगा प्रॉपरली। So the diffusion is insufficient in meeting the oxygen demand of the multicellular organism। तो ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस में ऐसे स्टेट रीजनिंग्स में क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम लोग समझ लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शंस ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है, फिर रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो क्या रीजन है, तो एल्वियोलाई का बेसिकली फंक्शन क्या है कि दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। ये बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करता है, जिस तरह से प्लांट में स्टोमाटा करता है, लेंटिसेल्स करता है, उसी तरह से एल्वियोलाई का भी काम है एक्सचेंज ऑफ गैस करने में। एंड द thin walls of the alveoli facilitate rapid exchange of oxygen and carbon dioxide between alveolar air and the blood। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, इनटेक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शंस है एल्वेलाई के। फिर एक्वाटिक एनिमल्स में या फिशेस में ब्रीथिंग रेट फास्टर क्यों होता है, तो सबसे इजी इसका आंसर ये है कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें या एक्वाटिक लाइफ होता है उसमें ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो एटमोस्फेयर में होता है वो अनडिजॉल्व फॉर्म में बहुत अबंडेंस में मिलता है। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म उसमें मुश्किल से 3 to 4% ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। ठीक है, ये वैरी करता है वाटर बॉडी टू वाटर बॉडी। कोई बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है तो उसमें 3-4% भी नहीं रहेगा, कुछ 0.5% भी रहता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो मिनिमम 3-4% होना चाहिए ऑक्सीजन अगर कोई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है। लेकिन हमारे एटमोस्फेयर में क्या है, एयर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए 21% ऑक्सीजन है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत कम है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने ब्रीथिंग रेट को फास्ट कर लेते हैं। ठीक है, the amount of dissolved oxygen is quite small as compared to the amount of oxygen in the air, therefore to obtain required oxygen from water aquatic animals have to breathe much faster than the terrestrial organism। इसीलिए एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की जो ब्रीथिंग रेट होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो इससे आप अगर इस तरह से डेटा भी दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, टीचर इम्प्रेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रह जाता है अगर डेटा प्रोवाइडेड रहता है आंसर्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं।
ड्रॉ अ फ्लो चार्ट सो दैट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, या फिर फ्लो चार्ट दे दिएगा, कुछ कुछ मिसिंग है उसको आपको फिलअप करने दे दिया जाएगा। तो इस टाइप ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। तो ग्लूकोज बेसिकली क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज पायरुवेट या पायरुविक एसिड में। साथ ही साथ में एनर्जी रिलीज होता है। तो ये कहाँ प्लेस होता है, ये पूछ लेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पर। तो ये साइटोप्लाज्म है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूको ग्लूकोज की सिंथेसिस। फिर पायरुवेट एसिड के फेट क्या क्या है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि ईस्ट में होता है, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता था, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है। इथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है, C2H5OH है। ठीक है। फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ह्यूमन मसल सेल्स में, तो इसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, साथ ही साथ एनर्जी। तो ये होता है 3 कार्बन, लैक्टिक एसिड जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। फिर अगर ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, ग्लूकोज का पाथवे को, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हर साल में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इससे रिपीट जरूर होते हैं। फिर एक होमवर्क क्वेश्चन है कि राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग आप खुद से लिखेंगे और पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, 3-4 पॉइंट एटलीस्ट एग्जाम्पल के साथ में, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट रीजन द लंग्स आर डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो लंग्स ऐसे क्यों डिजाइन किए गए हैं, हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे ना, नेसल कैविटी से, फेरिंग से, फिर ट्रकिया होकर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई तक जाते हैं। तो ऐसा ऐसा सेटअप इसलिए है ताकि जो हमारा ब्रीथिंग है या रेस्पिरेशन प्रोसेस हो बहुत ज्यादा सही से काम करे, ऑप्टिममली काम करे। तो ह्यूमन लंग्स हैव हाईली ब्रांच्ड नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स। जिस तरह के किसी पेड़ के जड़ होता है, बहुत तरह ब्रांचेस होते हैं, एक ब्रांचेस 3 ब्रांचेस होने लगते हैं। तो उसी तरह से जो डेंड्राइटिक पैटर्न जिसको बोला जाता है, पेड़ के जो हमारे ब्रांचेस होते हैं, रूट्स के बेसिकली, उसी तरह से ह्यूमन हार्ट भी एक डेंड्राइटिक पैटर्न है, काफी हाईली ब्रांच नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होता है। तो एक प्राइमरी ब्रोंकस होता है दैट डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है। तो एक प्राइमरी ब्रोंकस है ये वाला, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस, ये हमारा सेकेंडरी ब्रोंकस है। ठीक है। विच इन टर्न्स फॉर्म टर्शियरी ब्रोंकस, और ये सब सेकेंडरी ब्रोंकस टर्शियरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। ये सब टर्शियरी ब्रोंकस है। The tertiary bronchus divides repeatedly into bronchioles which finally terminate in alveoli। ये फिर और भी फर्दर ब्रांचिंग होती है इनमें। ठीक है। जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये ब्रोंकियोल्स है। तो टर्शियरी ब्रोंकाइस है, और भी ज्यादा ब्रोंकियोल्स ब्रांचिंग होता है। फिर हर ब्रोंकियोल्स में एल्वियोलाई एक स्ट्रक्चर होता है, एल्वियोलाई इस तरह का एल्वियोलाई स्ट्रक्चर होता है जहां पे मेनली गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है। ठीक है। तो इस टाइप ऑफ ब्रांचिंग की जाती है। तो अगर आप छोटे सा कार्टून डायग्राम भी अगर आंसर में बना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि टीचर्स लोग बेसिकली रिटन मटेरियल उतना नहीं देखते हैं, अगर डायग्राम्स जितना बायोलॉजी में बनाया जाए उतना बेटर रहता है। तो डायग्राम्स जरूर बनाइए। फिर alveoli are small rounded polyhedral pouches which are extremely thin walled and possess a network of capillaries for the exchange of gases। ये बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ। Due to fast surface area of the alveoli, exchange of gases become fast and effective process। Oxygen diffuses from alveoli into pulmonary blood capillaries and carbon dioxide diffuses out from the capillaries into the alveoli। ठीक है। तो ये प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आप इस तरह से विद डायग्राम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। राइट टू वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट। ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम्स की बात हो रही है। हाउ डज वाटर एंटर continuously into the root xylem। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू द एनिमल्स। तो इसमें रीजनिंग देना। तो टू वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट क्या कौन कौन सा है, बेसिकली जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर मिनरल्स को फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को
प्रोवाइड कराता है। इसका जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है जाइलम का। लेकिन फ्लोएम क्या है, फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, जहाँ पे ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है वहां से खाना को हर जो टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, वहां तक भेजने में कौन काम करता है, तो वो फ्लोएम काम करता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो मिनरल एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो जाइलम करता है। और फूड का जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है उसका कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं कि जाइलम, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। जाइलम में भी दो है, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ही काम करता है। Water conducting tissues present in the plants that help in the rapid movement of water. In xylem tissue, vessels and tracheids of the root, stems, and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all part of the, तो interconnected होता है हर पार्ट से। मिनरल्स एंड वाटर नीडेड बाय द प्लांट आर एब्सॉर्ब बाय द रूट हेयर्स में पहले एब्जॉर्प्शन होता है, ये बहुत डिटेल में मैंने बता ही दिया था चैप्टर से पढ़ा रहा था। फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो रूट हेयर में एब्सॉर्ब होते हैं। एंड टेक मिनरल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो वाटर इनटेक होता है ऑस्मोसिस से, एंड डिफ्यूजन से मिनरल्स इनटेक हो जाता है। अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द आयन इज क्रिएटेड बिटवीन द रूट एंड द सॉइल व्हिच enables द वाटर टू एंटर इनटू द रूट टू कंपनसेट द डिफरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, the water along the dissolved minerals from the root hair passes into the xylem vessels through the cells of the cortex, endodermis and pericycle. Then ascent of sap, ascent of sap मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, ट्रांसपिरेशन पुल वगैरह। ठीक है, तो टेक्स प्लेस फ्रॉम द जाइलम ऑफ द रूट टू द जाइलम ऑफ द स्टेम, जाइलम द रूट से जाइलम द स्टेम्स, फिर वो लीव्स तक पहुंच जाता है थ्रू वेसल्स एंड ट्रकीड्स। एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीव्स क्रिएट अ सक्शन प्रेशर व्हिच पुल्स द वाटर थ्रू द जाइलम सेल्स। तो इसको बेसिकली क्या क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशनल पुल। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है, रूट प्रेशर, ट्रांसपीरेशन पुल, साथ ही साथ में ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो जाइलम, ट्रकीड्स एंड वेसल्स, ये सब काम करते हैं। ठीक है, फिर प्लांट्स, दूसरा क्वेश्चन था व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड इन कंपैरिजन टू एनिमल्स। तो प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक, वो खुद खाना बनाते हैं। एंड दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, तो वो खाने के लिए इधर उधर मूव नहीं करते, एक ही जगह स्टैग्नेंट है। तो मूवमेंट इन अ प्लांट आर यूजुअली एट द सेलुलर लेवल एंड हेंस दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो विद इन द प्लांट बॉडी में ही जो मूवमेंट होती है, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। whereas animals are heterotrophic animals and locomote in search of food and other activities, hence require higher amount of energy than the plants। ठीक है, वो मूव करते रहते हैं, इसीलिए हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में फूड रिक्वायरमेंट या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Explain how the translocation of materials in phloem tissue in plants is achieved by utilizing energy। तो मैंने अभी वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन बताया, तो सेम सिमिलर प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। तो इसमें कौन काम करता है, तो फ्लोएम सेल मैंने बताया। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम्स में कौन कौन से, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइम एंड फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन में जो टिश्यूज हेल्प करते हैं वो सिर्फ सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स हैं। ठीक है, फूड कहाँ मैन्युफैक्चर है, मेसोफिल सेल्स या फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ ए लीफ में। तो मैन्युफैक्चर्ड फूड एंटर्स इनटू द सिव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम एंड इज ट्रांसपोर्टेड एज अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ईदर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फ्लोएम में क्या होता है, बोथ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है फूड मटेरियल्स का, लेकिन जाइलम टिश्यू क्या करता है, वो यूनिडायरेक्शनली मूव होता है। जाइलम में सिर्फ अपवर्ड ही होता है, लेकिन फ्लोएम में क्या है, अपवर्ड भी होगा, डाउनवर्ड भी होगा। Food is transported to all non-green parts of the plant for their growth and metabolic activities. Beside food molecules, phloem also transports amino acids, hormones। कुछ सीनियर क्लासेस में आप जाएंगे तो PGRs के बारे में पढ़ेंगे, plant growth regulators, synthesized in the shoot tips and the root tips and other metabolites के बारे में। ठीक है, in this process, glucose is transferred to the phloem tissue using the energy from ATP।
This increase of the osmotic pressure of the tissue causing the water to move it into, अगर वाटर अंदर मूव करता है तो उसको एंडोस्मोसिस कहते हैं, और बाहर अगर मूव करता है तो एक्सोस्मोसिस। तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है, हायर प्रेशर से लोअर पोटेंशियल पे मूव करता है। तो सॉल्यूशन सॉल्यूबल मटेरियल्स इज देन ट्रांसफर्ड from phloem tissue to other tissue which have less pressure than in the phloem. तो thus according to plant requirement the material is translocated। प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होगी या इंडिविजुअल सेल्स की जो रिक्वायरमेंट होगी, फ्रॉम हायर ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया टू द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर बाहर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है और इनसाइड में कम है तो क्या होगा, बाहर से वो अंदर चला जाएगा, और अगर अंदर का ज्यादा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल हायर है तो वो बाहर निकल जाएगा, जिसको एक्सोस्मोसिस कहेंगे, और अंदर जाने वाले को हम लोग एंडोस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, मैं अभी डिटेल में बता ही दिया हूँ। ठीक है, specialized plant conducting tissue that transport water and minerals from the roots to the aerial part of the plant, which occurs against the gravitational force with the help of ascent of sap, जिसमें ट्रांसपिरेशन पुल रूट प्रेशर सब कुछ इन्वॉल्व है। फिर फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो जो अभी फूड प्रोडक्ट बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। साथ ही साथ में अमाइनो एसिड्स हार्मोन्स भी ये सब ट्रांसपोर्ट करता है। फिर पल्मोनरी वेन क्या काम करता है, तो हमें पता है कि वेन जो है वो मेनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। प्रेजेंट इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेना केवा क्या काम करता है, तो वेना केवा ट्रांसपोर्ट deoxygenated blood collected by all the veins of the body except pulmonary vein and passes it to the right atrium of the heart। ठीक है, तो वेना केवा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी मेनली क्या काम था, ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, एवोर्टा क्या काम करता है, एवोर्टा ट्रांसपोर्ट्स oxygenated blood from the left atrium to the systemic arteries। ठीक है, तो oxygenated blood from the left atrium to the systemic arteries which further takes to the blood to various parts of the body and organ। ठीक है, तो मैं ये सारा ही डिस्कस कर चुका हूँ जब मैं सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेशन पढ़ा रहा था, तो सारा ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप लोग नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक्सप्लेन गिविंग एनी थ्री रीजन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला है द absorbed water is transported from roots to the leaves through xylem vessels which is greatly influenced by the transpiration pool। तो ये वाटर मिनरल्स को टॉप लेयर तक पहुंचाने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो ये कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन पूल से ही होता है। फिर वाटर स्ट्रीम मूविंग अपवर्ड कैरी डिसॉल्व्ड मिनरल्स विद इट्स ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट। तो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट हर टिप ऑफ द लीव्स तक पहुंचाने के लिए कौन काम करता है, तो ये ट्रांसपिरेशन ही काम करता है। फिर ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, द इवापोरेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू द लीव्स। ठीक है, तो वो कूलिंग इफेक्ट होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में स्वेटिंग हो जाता है तो एक कूलिंग इफेक्ट आता है, उसी तरह से प्लांट में भी। तो ये ट्रांसपिरेशन के सिग्निफिकेंसेस है तीन। फिर हम लोग गिव रीजंस में आ जाते हैं कि वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द एट्रियम्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज स्लो। तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे जान लेते हैं। तो वेंट्रिकल्स में थिकर मसल्स क्यों होता है, तो सिंस वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द वेरियस ऑर्गन्स विद हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर में वो ब्लड जो है वो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पास आउट होते थे हर बॉडी सेल्स में ऑर्गन्स में, इसीलिए जो उसका मसल्स होता है उसका थिकर होता है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट इज स्लो क्यों है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज लेस इलाबोरेट देन इन एनिमल्स एज प्लांट आर लेस एक्टिव। ठीक है, सो देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल सो क्विकली। ठीक है, वो उतने एक्टिव नहीं होते, प्लांट्स आर लेस एक्टिव होते हैं, तो सो देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल सो क्विकली। फिर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स डिफर देन इन द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। तो एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स जैसे फिशेस में क्या होता है, फिशेस हैव गिल्स टू ऑक्सीनेट ब्लड
ठीक है। द फ्लो ऑफ ब्लड इन फिश इज सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, इसमें सिंगल सर्कुलेशन, जैसे ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है, बिकॉज द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो ओनली एक ही साइकिल होता है। द टेरेस्ट्रियल बॉडी प्लेट्स लाइक बर्ड्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, हैव डबल सर्कुलेशन, ठीक है, एज देयर ब्लड ट्रेवल्स हर्ट ट्वाइस in one complete cycle of the blood and they have lungs for oxygenation of blood। उसमें aquatic organism में gills काम करते हैं, similar function lungs काम करता है terrestrial organisms में। फिर ठीक है, फिर D है, during the daytime water minerals travel faster through xylem as compared to the night। तो डे टाइम में वाटर मिनरल्स ट्रैवल फास्टर क्यों होता है थ्रू जाइलम, क्योंकि ट्रांसपीरेशन उसी समय होता है ना, दिन को ही होता है। स्टोमाटा ओपन अप क्लोज अप होता है मेनली सारे प्लांट्स में एक्सेप्ट डेजर्ट प्लांट। तो स्टोमाटा ओपन क्लोज अगर दिन में होगा तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा, और ट्रांसपीरेशन होगा तो वाटर एंड मिनरल्स जो वो ज्यादा फास्टर मूव करेंगे इन कंपैरिजन टू नाइट, ये इसका रीजन है। फिर वेन्स हैव वाल्व्स वेयरएज आर्टरीज डू नॉट। तो वेन्स में वाल्व क्यों होता है कि ब्लैक बैक वेन्स जनरली डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, तो वो इंटरमिक्स ना हो जाए ब्लड ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, इसीलिए वेन्स में वाल्व होता है कि वो बैकफ्लो ना हो जाए। बट आर्टरीज में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो ऑक्सीनेटेड ब्लड मेनली कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये सारे रीजन है, 1 मार्क्स के ये सब रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। फिर ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ। तो ये पहले मैं पूछा जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के थे, अब थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा। तो उसमें बताना पड़ेगा कि फिशेस हैव ओनली 2 चेम्बर्स, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है। द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स टू गेट ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड फ्रॉम देयर इट passes directly to the rest of the body। So thus blood goes only one cycle through the heart during one cycle of passes through the body। This type of circulation is termed single circulation। तो ये aquatic organisms amphibians में मेनली होता है सिंगल सर्कुलेशन, लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है डबल सर्कुलेशन होता है, 2 बार सर्कल होता है, जिसमें लंग्स हार्ट और बॉडी टिश्यूज बॉडी सेल्स तीनों ही काम करते हैं। तो ये मैं पूरा डिटेल में सर्कुलेटरी सिस्टम में समझा दिया हूँ, आप वहां पर देख सकते हैं इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल किडनीज यूरेटस ऑन इट। तो इस टाइप ऑफ लेबलिंग में भी आ सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस में डायग्राम बना हुआ हमें बस लेबल करना हो, या फिर हमें पूरा डायग्राम बनाना हो। तो बायोलॉजी में डायग्राम प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बुक्स में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हार्ट से रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम, या अमोइबा का न्यूट्रिशन, ऐसे क्वेश्चंस के डायग्राम आपको प्रैक्टिस करने ही होंगे। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा डायग्राम बनाना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक रफ डायग्राम बनाना होता है जिससे टीचर को समझ आ जाए कि हाँ स्टूडेंट ने समझ लिया। तो बेसिकली ये हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें पेयर ऑफ किडनीज है, फिर पेयर ऑफ यूरेटर्स है, फिर एक यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरेथ्रा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, जिससे जो यूरिन है वो बाहर बॉडी से निकल जाता है। तो लेबलिंग के लिए याद रखिएगा। फिर नेम 4 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। नेम एनी 2 ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अदर देन किडनी। तो 4 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हैं प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस? पहला तो यूरिया है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर वाटर्स है एंड सॉल्ट्स। तो ये हमारे 4 मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एम्फीबियंस या बर्ड्स हैं, वो लोग मेटाबॉलिक वेस्ट क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड, कोई कोई अमोनिया निकालता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, लेकिन ह्यूमंस में क्या है यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट्स होता है। फिर टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अदर देन किडनी कौन कौन से होंगे? तो पहला है लंग्स और दूसरा है लीवर। तो लंग्स भी एलिमिनेट करने में हेल्प करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने में, तो ये भी एक्सक्रीशन का एक पार्ट हो गया, लंग्स परफॉर्म करता है। फिर लीवर भी इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज इट कन्वर्ट्स हार्मफुल अमाइनो एसिड्स टू हार्मलेस यूरिया एंड हेमोग्लोबिन ऑफ वर्न आउट आरबीसीज।
जो डिस्ट्रॉयड या आरबीसी जो काम के नहीं है, काम लायक नहीं है, वो टू बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन दैट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो लिवर भी फंक्शन करता है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, साथ ही साथ में लंग्स करता है, और किडनीज तो है ही है वो। अपार्ट फ्रॉम किडनीज, लंग्स एंड लिवर। ठीक है, फिर ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो रफ डायग्राम आपको बनाना है, उसमें लेबल करना है, या फिर ऐसा डायग्राम बनाया हुआ दिया हुआ क्वेश्चन में आपको बस लेबल करना है कि कौन कौन से पार्ट है। तो बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, तो बोमन्स कैप्सूल बेसिकली वो कप शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, फिर उसमें ग्लोमेरुलस और बहुत सारे एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं, फिर रेनल आर्टरीज होता है, और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये मेन चीज है जो है वो आपको लेबल करना आना चाहिए। फिर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो ये लंबा क्वेश्चन हो जाता है यूरिन फॉर्मेशन में। तो मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है, इज टू फॉर्म यूरिन, और तीन मेन प्रोसेस है इन्वॉल्व है यूरिन फॉर्मेशन में। पहला जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। इट इज अ फिल्ट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द ब्लड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज into the Bowman's capsule due to pressure of the glomerulus। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से काम करता है, Bowman's capsule and glomerular capillaries। All the substance from the blood are filtered out except the large protein molecules and the blood corpuscles। ठीक है, this fluid in the glomerular capsule is called glomerular filtrate। ठीक है, a glomerular filtrate consists of क्या क्या, water, urea, salt, glucose and other plasma solutes। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो किडनी परफॉर्म करता है। फिर दूसरा है किडनी रीअब्जॉर्प्शन, सॉरी, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स अ लॉट ऑफ यूजफुल मटेरियल्स, हो गया ना, जैसे वाटर हो गया, कुछ ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, वो सॉल्ट, सोडियम्स, ये सब selectively reabsorb हो जाते हैं। तो these substances are reabsorbed by blood capillaries surrounding the nephrons from the renal tubule at various levels and to various extents। तो ये दूसरा स्टेप था selective reabsorption का। फिर tubular secretion, तो दिस occurs mainly in the renal tubule and the collecting duct of the nephron। जो collecting duct होता है उसमें ये perform the function। It is a process performed by cells of the cuboidal epithelium lining of the tubules which excrete additional waste from the bloodstream into the filtrate by active transport। In the process of substance, in this process, substances like जैसे potassium, hydrogen, keratin, and certain drugs like phenol, penicillin, etc. directly excrete हो जाता है tubular cells of the blood from the blood, and the fluid which now flows through the collecting tubule is urine। ठीक है, जो reabsorption के बाद जो वेस्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो यूरिन होता है। ठीक है, यूरिन में क्या कंसिस्ट होता है, यूरिन कंसिस्ट ऑफ वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड भी होता है बहुत माइन्यूट लेवल में, मिनरल आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट्स, ये सब कंसिस्ट होता है। तो हायर क्लास में जाएंगे तो आप यूरिन को इन सब के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। तो क्लास 10th के लेवल से ये बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ये वेल डायग्राम जितने भी डायग्राम्स है उसको आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया इन टेक्स्ट क्वेश्चन, या बैक में चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन है आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा। और अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम उस पर भी नया वीडियो बना देंगे। अगर कोई डाउट वगैरह ऐसा कुछ है या कुछ नहीं समझ आया, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मूनस्टोन क्लासेस को। और नोटिफिकेशन पाने के लिए, टाइमली अपडेट्स पाने के लिए मैं कुछ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डालते रहता हूँ, तो क्विज फॉर्मेट में, तो आप उसको भी उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।